चलिए, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज लोग लाइव क्लासेस में, क्लास 9th के लाइव क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था मंतोष शर्मा। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम लोग ने लाइव वीडियो में कैलकुलेट किया था। ठीक, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्मॉल जी होता है, नॉट कैपिटल जी। कि ग्रेविटी का वेरिएशन, हमारा एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जी की वैल्यू हमारी कैसे वेरी करता है, कैसे बदलता है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक ना? तो इससे पहले बाकी लोग नेम वाइज अपना नेम और क्लास सेंड करें, ताकि पता चले कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, पूजा प्रजापति, क्लास 9th का क्लास वीडियो चल रहा है। मंतोष शर्मा भी जुड़ चुके हैं इससे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ। फार्मूले के आधार पर मैंने देखा था यहाँ पर जी की जो वैल्यू होता है, मैंने आपको बताया था एफ इक्वल टू क्या होता है। यहाँ अगर जी की वैल्यू हम कैलकुलेट थे, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरह का रिलेशन जो है हम लोग कैलकुलेट किए थे पिछले वीडियो में। जी एक्सेलरेशन जो होता है ए जी एम बाई में आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो जी की जो वैल्यू हमारा होता है, नितेश कुमार, चलिए आप भी जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम जी की वैल्यू देखते हैं तो जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जहाँ पर जी क्या होता है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। एम जो आपका है मास ऑफ द अर्थ है, और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ये होता है मेरा सिंबल्स। और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जी की हम बात करते हैं, जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के चलते जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and g is directly proportional to the mass and g is inversely proportional to the r square radius square of the radius of the earth। ठीक ना? हम एक चीज और यहाँ पर कह सकते हैं कि जी जो है हमारे बॉडी के जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चाहे हम एक हल्का स्टोन ले लें, एक छोटा स्टोन ले लें, या एक बड़ा स्टोन ले, दोनों को अगर रूप के छत के रूप से अगर हम ड्रा करते हैं तो दोनों में जो है सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो है अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चूंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द अर्थ भी हमारा कांस्टेंट होता है। तो इसलिए इन दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों कांस्टेंट, अर्थ का मास भी लगभग कांस्टेंट होता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होता है आपका फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो जो जी होता है हमारा डिपेंड करता है किसके, रेडियस ऑफ द स्क्वायर जो रेडियस होता है, अर्थ का जो रेडियस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिमेन तो और अगर अर्थ का रेडियस जो है, अर्थ का रेडियस को भी हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कांस्टेंट कर लें तो जी की वैल्यू जो होता है एट द सरफेस पे, क्या अर्थ के सरफेस पे क्या होता है मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक ना? चूंकि जी तो मेरा स्मॉल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो मेरा कांस्टेंट ही होता है, मास कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है।
वैल्यू ऑफ एसेंशियल ग्रेविटी इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द रेडियस ऑफ द अर्थ रिमेन कांस्टेंट। अगर अर्थ की रेडियस भी मेरा कांस्टेंट हो जाए तो जी की वैल्यू क्या होगा, मेरा कांस्टेंट हो जाए। तो किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए अर्थ का रेडियस मेरा कांस्टेंट होता है, इसलिए पर्टिकुलर प्लेस के लिए जी की वैल्यू भी क्या होगा, मेरा कांस्टेंट हो जाए। वैसे तो जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है। मैंने आपको बताया था कि पिछले पिछले लाइव क्लास में हमने कैलकुलेट किया था कि जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जो है जी की वैल्यू उतना ही होता है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए है जहां पर ग्रेविटेशनल और मास तो कांस्टेंट, जहां पर अगर रेडियस मेरा कांस्टेंट हो जाए अर्थ का, ये दोनों कांस्टेंट रहता ही है। अगर अर्थ का रेडियस भी किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि अर्थ पूरी तरह मेरा क्या है, स्फेरिकल नहीं होता है, वो इलिप्स का शेप का होता है। आपको बताया गया था कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्फेयर, नॉट अ शेप अ परफेक्टली स्फेयर, इट इज क्या था, ऑब्लिकली शेप ऑफ इलिप्स के बारे में भी आप पूरी तरह से परिचित नहीं होंगे, बट इतना जान लीजिए कि जो एक का शेप होता है ना, थोड़ा सा उस शेप का हमारा अर्थ होता है, ऊपर से थोड़ा चिपका हुआ रहता है, बगल से थोड़ा निकला हुआ रहता है। तो अर्थ जो होता है मेरा इस शेप का होता है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो रेडियस होता है वो हर जगह हमारा सेम नहीं होता है। अर्थ का रेडियस की हम बात करते हैं तो अर्थ का रेडियस देखिए यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस जो होता है अर्थ सरफेस का हर जगह सेम नहीं होता है, इसलिए रेडियस अगर मेरा डिफरेंट है तो जी की वैल्यू क्या होगा, मेरा डिफरेंट हो जाएगा। बट अगर हम ये सपोज करें कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए अर्थ का रेडियस मेरा कांस्टेंट है, तो अर्थ के रेडियस को हम कांस्टेंट कर लेंगे, तो जी की वैल्यू उस प्लेस पर कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। वैसे तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है अर्थ का पोल पर मिनिमम होता है, और जी की तो वहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगा पोल पर, और रेडियस जो होता है मैं सॉरी पोल पर जो है जी की वैल्यू वैल्यू मेरा मिनिमम होता है, तो इसलिए जी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पोल की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस जो होता है, रेडियस आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम पोल पर अर्थ का रेडियस मिनिमम होता है, तो इसलिए वहां पर जो होता है वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि पोल पर जो होता है अर्थ का रेडियस जो होता है स्मॉलर होता है इक्वेटर के अपेक्षा। इक्वेटर पर अर्थ का रेडियस लार्ज है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यूनिवर्सली रिलेशन है, अगर आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, और आर घटेगा तो जी क्या होगा, मेरा बढ़ेगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है ना। उल्टा रिलेशन में अगर एक बढ़ता है मतलब इनवर्स रिलेशन है ना, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो फिर वो वाला क्या होगा, मेरा घट जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए अगर रेडियस को हम कम करते हैं, पोल पर अगर रेडियस मेरा कम हो जाता है तो जी की वैल्यू वहां पर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसी तरह हम कह सकते हैं कि एट इक्वेटर, हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पर जो हमारा होता है अर्थ का रेडियस मैक्सिमम होता है। अर्थ रेडियस जो मैक्सिमम होता है इक्वेटर, तो हम लिख सकते हैं एट इक्वेटर, हम इक्वेटर पॉइंट नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड हम कह सकते हैं एट इक्वेटर रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर, इक्वेटर पर जो होता है हमारा मिनिमम होता है। जी की वैल्यू जो है इक्वेटर पर मिनिमम हो जाए, क्योंकि आर की वैल्यू हमारा फिक्स नहीं रहता, प्लेस टू प्लेस मेरा आर की वैल्यू बदलता रहता है, इसलिए जी की वैल्यू भी क्या होता है, प्लेस टू प्लेस से बदलता रहता है। वैसे तो हम बता सकते हैं कि जी की वैल्यू हमारा आर की क्या होता है, स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोल पर रेडियस कम होने के चलते वहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, इक्वेटर पर रेडियस मैक्सिमम होने के चलते वहां पर जी की वैल्यू क्या होता है, हमारा मिनिमम, अरे हाँ मिनिमम हो जाता है, ठीक ना। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि जैसे मान लीजिए अर्थ के सरफेस से मेरा अर्थ है, सपोज करें फुटबॉल हो, और फुटबॉल के सरफेस जब ऊपर बढ़ेंगे तो जी आर की वैल्यू मेरा क्या होता है, रेडियस हमारा बढ़ता है। यानी आप ये मान के ये जान लीजिए कि जब अर्थ के सरफेस से हम ऊपर उठते रहते हैं, एरोप्लेन से हम हाइट ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो अर्थ का रेडियस क्या होता है, मेरा बढ़ता जाता है। तो और जब अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, तो रेडियस जब बढ़ता है तो हमारे जी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं एट द एबव ऑफ द अर्थ सरफेस एज यू गो
अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब अर्थ के सरफेस हम यहाँ सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि एज यू गो एबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ then radius of earth are increase due to which क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। जब आर की वैल्यू मेरा बढ़ता है तो जी की वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो जब अर्थ सरफेस हम ऊपर बढ़ते हैं, अर्थ के सरफेस जब हम ऊपर जाएंगे तो आर की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होता है, सॉरी इंक्रीजमेंट होता है। और उस इंक्रीजमेंट के चलते अगर आर इंक्रीज करेगा तो जी भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आर इंक्रीज करेगा तो जी हमारा इंक्रीज करेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो आर की वैल्यू बढ़ने से हमारा ग्रेविटेशनल जो है क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अब बात करते हैं रेडियस। जब हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगा। तो चूंकि देखिए जब अर्थ सरफेस से हम नीचे जाते हैं तो रेडियस मेरा क्या होता है, घटता है। तो रेडियस घटता है तो हम कह सकते हैं कि जी की वैल्यू क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रेडियस जो होता है हर जगह, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ना हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है असर्शन फाइंड करने के लिए। लेकिन आप हायर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बट आप इतना ही जानते रहिए कि अर्थ सरफेस के अगर हम नीचे भी जाते हैं, है ना, एज यू मूव फ्रॉम, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी होता है डिक्रीज करता है एज यू गो डाउन इनसाइड द अर्थ। अगर अर्थ के अंदर एज यू गो डाउन इनसाइड द अर्थ, as we go down inside the अर्थ। अगर हम अर्थ के अंदर, यानी अर्थ के अंदर से फुटबॉल हो और फुटबॉल के हम अंदर जाए, एकदम भीतर भीतर, जैसे फुटबॉल सपोज के लिए कल्पना करिए कि फुटबॉल हो और फुटबॉल के भीतर हम जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, जैसे मेरा क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा स्फेयर है, ठीक ना, तो यहाँ पर सेंटर हो गया। अब यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, अब वो क्या करेगा, उसके नीचे आने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए अगर ये पूरा अगर सपोज 10 के बराबर हो तो यहाँ से नीचे आएगा तो क्या होगा, 10 से 8 हो जाएगा, 8 से फिर 7 होगा, 7 से क्या होगा, 6 होगा, 6 से हम सेंटर पर आएगा तो 0 हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ना उसकी वैल्यू। मतलब मैंने एक आपको फील कराया कि अगर अर्थ सरफेस से नीचे आएंगे तो उसके वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। ठीक, रेडियस की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो लेकिन डिक्रीज करता है तो हमारा जो है वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, अब यहाँ पर इस फार्मूले से तो बढ़ना चाहिए बट एक्चुअल में बढ़ता नहीं है, क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ inside the earth than the radius of earth than the radius of earth in decrease and value of g is also decrease। इस पॉइंट को आप नोट किया रहेगा कि जी की जो वैल्यू होता है वो भी क्या करता है, डिक्रीज करता रहता है, ठीक ना। तो वैल्यू ऑफ जी जो होता है हमारा हर समय बराबर नहीं होता है। ठीक, हाइट के साथ साथ भी वैल्यू, अगर हम 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ 9.23 होता है। 1000 पर जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है 7 पॉइंट हो जाए। कैसे कैसे हमारे जी की वैल्यू जो है इंक्रीज करता है। एट द सरफेस हम बात करते हैं, सरफेस बात करते हैं तो हमारा डिक्रीज करता है। 200 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, अगर मान लीजिए आप 200 km की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वहां पर जी की वैल्यू लगभग 9.23 होता है। और 1000 किलोमीटर की अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो जी की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग हो जाता है। 7 पॉइंट जो है 7.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 34 जो होता है 7.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जी की वैल्यू जो है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं जी की वैल्यू मेरा क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है। 200 ऊपर जो 9 है, 200 से अगर 100 नहीं है, 1000 है, अगर 1000 हो 200 से, जैसे 1000 मैंने ऊपर और ऊपर गया 9 से क्या होगा
7 हो गया, वैल्यू घटेगा 9 से 7 होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जी की जो वैल्यू होता है हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता रहता है, ठीक ना। तो इन सारे चीजों के आधार पर इसको नोट करिए, तो फिर आगे एक बार आपको फिर आगे वाली टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसको नोट करिए, तो फिर हम आगे बताते हैं। आप ये भी जानते रहिए कि असर्शन जो होता है बॉडी का वो मास के ऊपर, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसा ऑब्जेक्ट, क्योंकि फार्मूला ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तो इस तरह हमें क्या रिजल्ट मिला इस वाले टॉपिक को पढ़ने से, हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट मिला कि जी की वैल्यू, जी द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेस ऑफ द अर्थ सरफेस। लेकिन अर्थ सरफेस पे जनरली में ही मान के चलते हैं कि अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 होता है, उससे वो हर जगह सेम नहीं होता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज करता है, नीचे जाते हैं तो डिक्रीज करता है। और हम इक्वेटर और पोल की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ जो होता है जी, पोल पर चूंकि रेडियस कम होने के चलते जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ठीक ना, क्योंकि वहां पर पोल पर क्या होता है, मिनिमम होता है, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होता है। और इक्वेटर पर जो है रेडियस ज्यादा होता है, जिसके चलते हमारा जी की वैल्यू क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट हम यहाँ पर याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जी की वैल्यू मेरा इंक्रीज करता है, कहाँ पर डिक्रीज करता है। अब हमें बात करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ पर देखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग गिर रहा है यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है, चूंकि आप इससे रिलेटेड आप इक्वेशन ऑफ मोशन आप जो है पढ़ चुके हो। जब कोई बॉडी अगर मेरा प्लेन स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उस समय उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने किसी स्टोन को थ्रो कर दिया ऊपर, या ऊपर से किसी रूप से किसी स्टोन को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो उस समय गिरते हुए जो है उसके वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसका एक्सेलरेशन, ग्राउंड तक पहुंचने में उसका कितना टाइम लगेगा, ये सब हमें कैलकुलेट करना हो। तो उसके लिए क्या इक्वेशन होता है ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आपको थोड़ा सा मैं दोनों चीज लेके चलता हूँ। आपने पढ़ा है कि U इक्वल टू V इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन मोशन V इक्वल टू U प्लस AT। ये कब था, जब ग्राउंड पर कोई कार बस ग्राउंड पर अगर मोशन करता है तब का ये क्वेश्चन था। अब वही अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो कर दें, नीचे से नीचे, ऊपर से नीचे फेंकें या नीचे से ऊपर फेंकें, तो वहां पर हमारा बन जाता है V इक्वल टू U प्लस। अब A की जगह क्या होता है, जी लेते हैं, क्योंकि उस समय जो एक्सेलरेशन लगता है उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा V बराबर U प्लस GT। ठीक, नेक्स्ट ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लिखते थे क्या, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि S का मतलब क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, हाइट में कन्वर्ट, क्योंकि बॉडी ऊपर जाएगा हाइट कवर करेगा, फिर हाइट से नीचे आएगा तो वहां पर वो हाइट कवर करता है, इसलिए H को हम क्या करते हैं, S को क्या करते हैं, H में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये UT ये जो हाफ ही रहेगा, और A को एक्सेलरेशन को हम G से डिनोट करते हैं, तो GT के बराबर जीटी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यहाँ पे जीटी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह हम देखते हैं ये मेरा इक्वेशन जो बनता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है। थर्ड जो देखते हैं हमारा थर्ड हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2AS। सेम है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो मेरा सेम रहेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पर 2A की जगह हम लिखेंगे G और S की जगह लिखेंगे हम H। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा फ्रीली फॉलिंग किसी रूप से, किसी बिल्डिंग से, किसी ट्री से, किसी जो है पहाड़ी से गिर रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो उन सब केसेस में इक्वेशन ऑफ मोशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, कितना डिस्टेंस, कितना हाइट वो कवर किया, ये सारा चीज हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम उस वाले इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब जो है आगे हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो फिर हम आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम जो है यहाँ पर जो है आपके बुक में दे भी रखा है, और हम भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर कि एक बॉल है जो वर्टिकली थ्रोन किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, गोज विथ द डिस्टेंस इतने मीटर तक जा रहा है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल एंड टाइम टेकन टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट
हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट कर देना है। So find the initial velocity of the ball and the time taken to goes the highest point, highest point जाने में इनिशियल वेलोसिटी बॉल का इतना, ठीक। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक बॉल है जो ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। मान लीजिए मैंने एक स्टोन ले लिया, स्टोन को ऊपर की तरफ मैंने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब जो हाइट है, हमने एक बॉल को यहाँ से ग्राउंड से थ्रो किया, इतनी ऊंचाई तक गया, और यहाँ पर जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, वो 19.6 मीटर दे रखा है कि वो जैसे मैंने पत्थर को फेंकेंगे तो कुछ ऊंचाई तक जाएगा ना, तो कुछ ऊंचाई तक गया, तो इसकी हाइट जो है 19.8 है। तो आपको बता देना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, और जब वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, ठीक ना, जी इक्वल टू आपको क्या लेना है, जी इक्वल टू जो है आपको लेना है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, नीचे की तरफ थ्रो करते हैं, एक दो पॉइंट आप यहाँ पर और जान लीजिए, ठीक ना, जान लेने से थोड़ा बेटर रहता है। कि सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसका जो वेलोसिटी होता है इंक्रीज करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव होता है। कोई ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो वहां पर जी की वैल्यू नेगेटिव होता है। जैसे मान लिया आपने छत से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया, तो जो जी की वैल्यू होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आपने नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव होता है। ये वैल्यू पॉइंट हमें याद रखना है, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें काम आएगा, ठीक ना। जब बॉडी हमारा थ्रोन किया था अपवर्ड, तो इट्स वेलोसिटी होता है डिक्रीज करता है, और एक्सेलरेशन जो होता है उस समय नेगेटिव होता है, ठीक ना। यानी उसकी वेलोसिटी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, और एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव होता है। और वही चीज है कि यदि उसकी, यदि की बॉडी को जो है थ्रोन करते हैं अपवर्ड, हम थ्रोन करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है 0 हो जाती है, और टाइम टेकन जो लगता है उसको राइज करने में, अगर कोई बॉडी हमारा क्या है कि अगर ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, तो उसके द्वारा जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो मेरा 0 होता है एकदम। अगर मान लीजिए किसी स्टोन को मैंने 30 की स्पीड से छोड़ा, तो 30 की स्पीड से जाते 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 जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा, तो उसकी वेलोसिटी पहले वहां क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, फिर वहां से फिर नीचे आना स्टार्ट होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होता है मेरा, 0 के बराबर हो। तो इसीलिए इस वाले में भी कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, जहां से वो नीचे आना स्टार्ट करता है, वहां पर उसकी वेलोसिटी पहले 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 ले लेंगे। और यू आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। अब आपसे टाइम पूछ रहा है और यू भी पूछ रहा है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाते हैं क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से v 0 हो जाएगा। u की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, 2g की वैल्यू दिया है 9.8 इंटू h की वैल्यू दिया क्या 19.6। यहाँ से अगर हम निकालते हैं, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh प्लस 2gh हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम वैल्यू निकालेंगे, चूंकि एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरा, ऊपर की तरफ थ्रो होता है, तो हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो होता है तो जी क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगा माइनस में रखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको जब हम इधर भेजेंगे तो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। और जब u की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और 19 हो जाएगा इंटू 19.6 होगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, 2 के बदले बाहर आएगा 90.6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है ऊपर वो जाएगा, ठीक ना। अब हमसे पूछ रहा है टाइम के ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा इस हाइट तक पहुंचने में। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो u प्लस जी टी की अगर हम बात करते हैं, तो v इक्वल टू मेरा क्या था, 0 था, u इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पर 19.6, जी की वैल्यू नेगेटिव है 9.8, चूंकि नेगेटिव ले रहे हैं क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती जाती है। और टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो 9.10 इंटू टी इक्वल हो जाएगा 19.6, और टी इक्वल हो जाएगा 19.6 बाई में 9.8, इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट जो है 2 सेकेंड में जो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करेगा, पहुंच जाएगा।
तो ये रहा हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में हमने देखा कि फ्रीली फॉलिंग इक्वेशन क्या होता है, फिर जी की वैल्यू कैसे एक्सेलरेट कैसे चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, और किन किन चीजों पर जी की वैल्यू हमारा डिपेंड करता है। और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। बाकी जो है इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम जो है नेक्स्ट लाइव वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस लाइव वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ, तो फिर हम मिलते हैं कल। जो है कल का जो टाइमिंग है, लाइव आ चुकी टाइमिंग तो मेरा वही है 9:30 और 9:45 से लेकर 10:30 तक, सॉरी 10:15 तक, 9:45 से 10:15 तक का जो टाइमिंग आपका वही है। लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है लाइव वीडियो समय पर नहीं चल पाया, लेकिन रोज ऐसा नहीं होगा, कल जो पुनः अपने ही समय पर लाइव वीडियो चलेगा। तो फिर हम कल मिलते हैं। आज इस लाइव वीडियो को यहीं पर पोस्टपोन किया, तो मतलब कि बंद किया जाता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।